नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दशहरा रैली में असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। कौन है असली शिवसेना और आगे कौन अपना वर्चस्व कायम कर पाएगा? मुंबई का किंग कौन बनेगा बीएमसी के चुनाव में? मुंबई में आज पहली बार 2 दशहरा रैलियां होने जा रही हैं। शिवसेना के इतिहास में पहली बार है जो 2 दशहरा रैली होंगी 56 साल के इतिहास में। उद्धव ठाकरे की रैली ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली बीकेसी मैदान में है। दोनों गुट खुद को असली शिवसेना के तौर पर पेश कर रहे हैं। आइए एक एक करके रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का। सबसे पहले सोहित मिश्रा जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहां पर एकनाथ शिंदे गुट की रैली होने वाली है। सोहित, अगर आप हमें बता पाएं वहां तैयारी किस किस्म की है और लोग जो वहां समर्थक इकट्ठा हुए हैं उनका क्या कहना है? संकेत, पहले तैयारी के बारे में आपको बता दूं। मेरे पीछे ये आप देखेंगे कि जो स्टेज है वो पूरी तरह से सेट है, स्टेज लग चुका है। बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे दो आपको नेता नजर आ रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना फॉर्म किया, आनंद दिघे ठाणे के शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे। एकनाथ शिंदे ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की तब आनंद दिघे के ही थ्रू उन्होंने की थी। एक जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, उस पर लिखा हुआ है स्टेज पर, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये एक नारा है जो बाला साहेब ठाकरे ने दिया था, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। दाहिने तरफ जो स्टेज है उसके दाहिने तरफ मराठी में लिखा हुआ है, मी माझ्या शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नहीं। मैं मेरे शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। ये भी बाला साहेब ठाकरे का ही एक कहीं ना कहीं एक स्पीच के एक हिस्सा है। और इसके साथ ही जब मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहा हूँ संकेत, वो भी यही कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से अच्छा होगा कि मैं शिवसेना के दुकान को बंद कर दूं। ये उनके वाक्य थे और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर आज एकनाथ शिंदे भी करेंगे और उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर देखिए एक ग्रैंड तैयारी यहाँ पर की जा रही है संकेत, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे के भी पूरे अभी तक के जो राजनीतिक कार्यकाल है उसमें अब तक की सबसे बड़ी वाली है। आपको पता नहीं, मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक का। ये एक्चुअली थीम सॉन्ग है जो एकनाथ शिंदे के ऊपर आज से 1.5 साल पहले बनाया गया था, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अब स्टेज के नीचे संकेत एक 51 फुट लंबी तलवार रखी गई है जिसका शस्त्र पूजा आज शाम को किया जाएगा। दशहरा रैली है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा शाम के समय कहा जा रहा है बाला साहेब ठाकरे की एक कुर्सी को यहाँ पर लाया जाएगा। देखिए ये एक सांकेतिक लड़ाई भी है, हर कोई दिखाने की इनकी कोशिश है कि हम ही असली शिवसेना है। इसमें बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी वाली शिवसेना है। यहाँ पर आपको शिवसेना का झंडा भी नजर आएगा जो यहाँ पर मौजूद है। लोगो भी शिवसेना का ही है, धनुष्य बाण का इस्तेमाल भी है, भीड़ भी आ रही है, इसके ड्रोन फुटेजेस भी आने शुरू हो रहे हैं। आप मेरे पीछे एकनाथ शिंदे का बैकग्राउंड वाला गाना सुन पाएंगे। यही वो गाना है जिस पर आपको याद होगा जब गोवा में विधायक थे और यहाँ पर सरकार बन रही थी, वो टेबल के ऊपर नाच रहे थे। यही वो गाना है। तो इस तरीके से एक पूरा शो ऑफ स्ट्रेंथ और जो शक्ति प्रदर्शन है वो करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और जो भीड़ है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। तलवार देखिए, ये जो तलवार है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि तलवार का किस तरह से शस्त्र पूजन किया जाए, क्या कुछ किया जा सकता है। तो अलग अलग तैयारियां हैं। और जो स्टेज है संकेत, उस पर 40 विधायक बैठेंगे, 12 सांसद बैठेंगे, एकनाथ शिंदे तो कुछ होंगे ही। और जो स्क्रीन भी है वो होलोग्राम स्क्रीन लगाया गया है। उसके जरिए ये भी कहा जा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे के जो स्पीचेस थे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जैसे कि मैंने कहा, एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर की ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है। एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के सामने चली रही है कि असली शिवसेना कौन, लेकिन एक जो धारणा की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है लोगों के बीच में। जैसे कि आपने कहा संकेत, मुंबई का किंग कौन, तो मुंबई का किंग बनने के लिए यह पूरी लड़ाई है। और उसके लिए पूरी तरीके से जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है, उसमें कोई बुलढाना से आया हुआ है, कोई पुणे से आया है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। जी सोहित, ये आपके माइक की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरे ख्याल से वहां पर फ्रीक्वेंसी में कुछ गड़बड़ आ रही होगी, तो इसको ठीक करके उसके बाद दोबारा आप तक आएंगे। अगर आप वो केबल का तार लगा लें तो शायद संभवतः ऑडियो ज़्यादा बेहतर आएगी। मैं अभिषेक जी आपके पास आना चाहता हूं। आप दूसरा वेन्यू जो 2 इस बार, क्योंकि ऐतिहासिक बात ये हो रही है कि 2 रैलियां हो रही हैं। एक रैली बीकेसी में जो कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये दावा करते हैं हम असली सेना, और एक पुरानी रैली जो एक रीत चली आई उसके हिसाब से जो रैली हो रही है वो है उद्धव ठाकरे की रैली, जहां पर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवाजी पार्क से। तो अभिषेक, यहाँ का तो आपने माहौल देख लिया, जैसे
सोहित बता रहे थे, पूरी तैयारी है अपने आप को असली बताने की। लेकिन वर्चस्व कायम करने के लिए उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपकी एक दरख्वास्त थी शायद कि हम दर्शकों को, ये दर्शकों का मन होता है कि हम लोगों को दिखा सकें, सीधे बात करा सकें, तो थोड़ा मुमकिन नहीं हो पा रहा है संकेत, क्योंकि हम एक डी सेक्शन के बिल्कुल पास हैं। लेकिन मैं अपने साथी संजय मंडल को कहूँगा कि आपको बता दें कि अभी माहौल कैसा बन रहा है। तो पहले माहौल, फिर आपके सियासी सवालों का भी जवाब दे दूंगा मैं। जिनका इस शहर और इस इलाके शिवाजी पार्क से बड़ा पुराना रिश्ता है। ये वो इलाका है शिवाजी पार्क। मैं शिवाजी पार्क से मेरा इतिहास भी बता दूं। मैं 18 साल से यहाँ पे दशहरा की रैली को सुनने के लिए आ रहा हूँ। वजह ये नहीं थी कि मैं किसी पार्टी विशेष को सुनने के लिए आता हूँ। वजह ये कि जो पार्टी मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रखती है, आखिरकार उसके लोग सोचते क्या हैं, समझते क्या हैं। तो आप जब उनके बीच में जाकर बैठते हैं या सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि शिवसेना आखिरकार बनी क्यों थी, या इतने साल तक वो सरवाइव क्यों कर पा रही है। तो अभी की जो आपका जो सियासी सवाल था कि यहाँ पे माहौल क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे सोहित हैं वहाँ पर कचौरी है, वहाँ पे थेपले हैं और वहाँ पे गुलाब जामुन है। और यहाँ पर जो शिवसैनिक आए हुए हैं उनके हिस्से में भेलपुरी है। सिर्फ भेल के पैकेट हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं देख के आया कि भेल मिल रही है यहाँ पे। शाम के वक्त का जो नाश्ता हो उसमें भेल है। और जो डिनर है वो शायद चावल का है, वो सिर्फ सूखे चावल या आप कह सकते हैं पुलाव मिलेगा। और वहाँ पे जो मिल रहा होगा वो मलाई और माल मिल रहा होगा। वो हम सियासी में समझा सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए हैं। तो जो खाने पीने का सामान है वो भी उनके पास ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अब तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो निष्ठा वाले लोगों को लाने का प्रयत्न होगा। उन लोगों का भी प्रयत्न होगा जो अपनी लाइन में सेकंड होंगे, जिनको लगता है कि ऊपर वाले खिसकेंगे तो हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पे वो तमाम लोग आएंगे जिनके खिसकने के बाद जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो 40 लोग चले गए हैं उनके बाद अब आप देखिए कि जब हम यहाँ पे, आपको मैं तस्वीरें भी दिखाते रहता हूँ, तो यहाँ का जो मेन्यू है वो बड़ा सिकुड़ा हुआ मेन्यू है, जिससे पता चल सकता है आपको कि इस समय के किस हालत में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्राउंड के मैनेजमेंट में पहले एकनाथ शिंदे बड़े प्रबल सलाहकार होते थे या वो मैनेजर होते थे इस ग्राउंड के। अब ये ग्राउंड तो उनके हाथ से निकल गया है या अदालती आदेश की वजह से, लेकिन उन्होंने जो नया ग्राउंड चुना है वहाँ पे किसी भी तरीके के रिसोर्सेज की, किसी भी तरीके के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी को पूरा पार्ट दिया। वहाँ पे रातों रात बीएमसी ने, मैंने काउंट किए थे, मैं इत्तेफाकन बीएमसी उस ग्राउंड पे गया हुआ था, तो 50 ट्रक लगाए हुए थे और 50 जेसीबी मशीनें लगाई हुई थी। बीएमसी ने सरकारी संसाधनों की मशीनें लगाई थी ताकि पार्किंग के लिए फ्लैट किया जा सके। जहां पर सोहित हैं वहां से फिर पैदल रास्ता निकलेगा जो कि जाएगा बीकेसी के ग्राउंड तक। अब यहाँ पर जो मसला है वो ये, यहाँ पर ट्रेडिशनली भी हमेशा से लोग लोकल से आते हैं और लोकल से उतरते हैं दादर स्टेशन और फिर वहाँ से यहाँ तक पैदल आ जाते हैं और फिर यहीं से पैदल चले जाते हैं। ये एक आसान तरीका है यहाँ तक पहुँचने का, जिसमें यहाँ के कार्यकर्ता एक तरीके से सहज भी हैं। वहाँ पर लेकिन बस हैं, वहाँ पर जो है इंतज़ाम है, वहाँ पर कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर तो ज़मीन है। और उद्धव ठाकरे की जो ज़मीन खिसकी है उसमें वो अकेले ज़मीन इस चीज़ की नहीं खिसकी है कि उनके साथ 40 विधायक चले गए, उनके साथ सारा का सारा स्ट्रक्चर या संसाधन भी चले गए हैं, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। यहाँ पर वो बैठेंगे। मैं अपने अनुभव को बताऊँ संकेत कि मैंने यहाँ पर एक जो अभी हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में करते हुए देखा, जनता के सामने साष्टांग करते हुए देखा। मैं जब यहाँ पे आता था तो बाल ठाकरे तब मौजूद थे इस दुनिया में, तो वो आते थे और वो यहाँ पर आकर अपने जो शिव सैनिक हैं उनके सामने दंडवत हो जाया करते थे। यहाँ पे मैंने वाजपेयी जी को भी देखा और लाल कृष्ण आडवाणी को भी बैठते हुए देखा है, प्रमोद महाजन को भी बैठते हुए देखा है। और आज देखिए जब ये जगह होगी दशहरा मेला मैदान में, अब जब वो लोग सारे लोग नहीं हैं, सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, और तो यहाँ पर जो खालीपन है वो उनको काफ़ी कचोटने वाला है, क्योंकि उनके ना तो साथी बचे हैं और ना ही पुराने वो लोग जो इस ग्राउंड को भर सकने में या मैनेजमेंट करने में आसानी रखते हों। उम्मीद है कि ये ग्राउंड भरने की ताकत तो कम से कम उद्धव ठाकरे ने अभी नहीं खोई है।
क्योंकि शहर में उनके पास अभी भी 13-14 लोग हैं और बाकी के जो राज्य के जो इलाके हैं उनके इलाकों से भी यहाँ पर लोग आएंगे, ऐसा उम्मीद है और लग भी रहा है कि लोग आए हैं। लेकिन ये जो लोग आए हैं ये दरअसल आप समझिए कि ये इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये लोग नहीं गए हैं वहाँ पर। बहुत कुछ मिल रहा है एक नाथ शिंदे के साथ जो लोग जा रहे हैं, शाखाओं को तोड़ के जा रहे हैं या तोड़ के जा रहे हैं। और अभी पीछे से जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये जाहिर सी बात है तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। एकनिष्ठ शब्द लिखा हुआ है स्टेज पर, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सोहित के पास वापस चलते हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जहां की तैयारी चल रही है। सोहित, अगर आप बता पाएं कि ये स्पीच कितने बजे शुरू होगी, और अक्सर ऐसे मौके पर ना ये उल्लेख किया जाता है कि इतने लाख लोग, इतने लोग, इतनी भीड़, इस तरीके का कुछ आकलन है कि कितने लोग आएंगे सुनने? अभिषेक, माफ कीजिए संकेत, आपको मैं बता दूं कि जो तैयारी है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो ये ग्राउंड है इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 लाख की है और दावा ये किया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख लोग आ सकते हैं और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हम क्योंकि स्टेज के पास हैं और लोग पीछे की तरफ हैं तो यहाँ पर लोग कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर एकनिष्ठ की बात कर रहे हैं शिवाजी पार्क में लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो लोगों के पास है इसमें लिखा गया है, ये दिखा दे आप, आम्ही विचारांचे वारसदार, जिसका मतलब है कि हम जो बाला साहेब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार हैं उसके वारिसदार हैं। कुछ लोग हैं हमारे पास संकेत, उनसे बात करते हैं। 2 दशहरा रैली हो रही है, एक हो रहा है शिवाजी पार्क में जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, एक यहाँ पर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्यों लगा कि यहाँ पर आना चाहिए और जो शिवाजी पार्क है वहां नहीं जाना चाहिए? अनेक सालों से शिवसेना से जुड़ा हुआ था और शिवसेना से हम एकनाथ भाई शिंदे साहब के साथ में जुड़े हुए हैं। हम बड़े ताकत में जब शिंदे साहब ने ये फैसला लिया कि जो हिंदू के गर्व करने वाली जो मेजोरिटी है उनके साथ में जुड़ना चाहिए, जहाँ से उद्धव साहब से जो खतरा लग रहा था हिंदू कम्युनिटी को, वो धनुष्य बाण का ताकत एकनाथ जी शिंदे साहब ने दिखाया और उन्होंने संगठन के मजबूती के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ली। तब से हम लोग सब ईशान्य मुंबई के सब कार्यकर्ता, हमारे विभाग प्रमुख परमेश्वर जी कदम, मैं मिलिंद रायवकर, हमारे सब ताकतवर सभी कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और हम आगे तरफ से एकनाथ जी भाई शिंदे साहब के साथ में है। और ये बीकेसी में बाला साहब ठाकरे के विचार हमको मिलने वाले हैं जो एकनाथ भाई शिंदे बताने वाले हैं। ठीक, संकेत देखिए ये अहम है, ये आप दिन भर आज यही सुनेंगे कि जो एक वो शब्द है हिंदुत्व और दूसरा है बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी। एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्टेज है उसमें भी लिखा हुआ है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी बाला साहेब ठाकरे ने कहा था। और जैसे कि और भी कई सारे उनके जो लाइन है, जैसे कि शिवसेनेची कांग्रेस होऊ देणार नहीं, इस तरह के कई लाइन्स का इस्तेमाल आज होगा। और यहाँ पर भी इसी प्रकार का झंडा आप देखेंगे, शिवसेना लिखा हुआ है, धनुष्य बाण के लोगों का इस्तेमाल किया गया है। और इनका कहना है कि भले इनका सरनेम ठाकरे नहीं है, शिंदे है, लेकिन जो विचार के वारिसदार हैं, जो विचार हैं वो इनके पास है, ये इनका कहना है। और अब धीरे धीरे जो बाला साहब ठाकरे हैं उनके स्पीचेस की भी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी, जिसमें वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बोलते रहे। देखिए, जब एकनाथ शिंदे 40 लोगों के साथ, 40 विधायकों के साथ भी उन्होंने बगावत किया था, पहले दिन संकेत आपको याद होगा जब वो सूरत में, तभी हमने उनसे बात की थी फोन पर, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं ये हिंदुत्व के लिए कर रहा हूं, हम चाहते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। बाद में जब बीजेपी के साथ सरकार भी बनाई तब भी वो हिंदुत्व की बात करते आ रहे हैं। और आज भी स्टेज में मैं आपको बता दूं, अयोध्या से कुछ महंत आने वाले हैं, उनको भी स्टेज पर जगह दी जाएगी, वो भी यहाँ पर रहने वाले। तो जो हिंदुत्व एक मुद्दा है जो बीजेपी का भी इस्तेमाल कर रही है, वो एक काफी अहम मुद्दा होने वाला है आने वाले कुछ समय में। और आज से उसका एक तरीके से आप देखेंगे कि औपचारिक तौर पर उसका ऐलान भी हो जाएगा। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत्व, ये 2 चीजें हैं जिसके बारे में आज आप इस पूरे दशहरा रैली में सुनेंगे। एक तरीके से समझ लें कि एक थीम है इस रैली की आज। अब ये देखना होगा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट है, ना कि शिवसेना का या एकनाथ शिंदे का। उस पर लोग क्या कहते हैं वो भी बड़ा रोचक होगा ये जानना। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभिषेक, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये एकनिष्ठ शब्द का प्रयोग और जो तमाम बातें बोली जा रही हैं यहाँ पर कि हम असली शिवसेना हैं, हिंदुत्व की बात करना और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे
बढ़ा करके प्रस्तुत करना, इसको किस तरीके से, ये जो मैसेजिंग है इसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है ठाकरे गुट? ठाकरे परिवार पूरी तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहा है। आज दरअसल देखिए यहाँ पे ये तो वैसा भी वो इलाका है जहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, यादों से जुड़वा सकते हैं अपने शिवसेना को, इसीलिए ये ग्राउंड की लड़ाई उद्धव ठाकरे ने लड़ी और जीत भी गए। और इस लड़ाई का मकसद यही है कि एक निष्ठ जैसे शब्द कि हमारे साथ निष्ठा, एक ही निष्ठा, 2-3 निष्ठाएं नहीं है, और एक निष्ठा मतलब परिवार के साथ निष्ठा, जिसको लगातार चैलेंज कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि किसी के वंशज होने से कुछ सब कुछ नहीं हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये बात सही भी, राजनीति क्या किसी भी फील्ड में ये बात सही कही जा सकती है, लेकिन जो मसला है वो याद दिलाना चाहते हैं। बार बार उद्धव ठाकरे भी आज के भाषण में भी जो फोकस करेंगे वो पहले भी कर रहे हैं कि लोग कई बार दूसरी चीज़ों को चुरा के लेके चले जाते हैं, बच्चा चोर करके लेके जाते हैं, लेकिन मेरा तो पिता चोरी कर लिया गया है, मेरा तो बाप चोरी कर लिया गया है, ये भाषण की भाषा है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर, एक निष्ठा सिर्फ अकेली नहीं है, यहाँ पर पुलिस का बड़ा जोर हो रहा है कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करें वो बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, नीचे कम से कम कार्यकर्ताओं को बार बार हिदायत दी जा रही है। इसकी वजह क्या है? आप देखिए कि इनमें जो लोग इनके इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं या जिनको लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ साजिश रची गई है और एक नाथ शिंदे ने साजिश रची है, वो तमाम लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको टेलीविजन या किसी भी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर नहीं दिखाया जा सकता या बात भी नहीं की जा सकती है। और वो एक तरीके से प्रतीक है, वो एक जगह है भावना की जगह जहाँ पर इस्तेमाल कर ले जाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। और आज के इंतज़ामों में बहुत सारी कमियां आपको दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि वो लोग जो अच्छे मैनेजर हुआ करते थे वो चले गए हैं। तो आप समझिए कि अचानक से एक ऐसे परिवार के सामने ये चुनौती है कि जिनका राजपाट हो, जिनको घर से न निकलने की ज़रूरत हो, जिनके पीए इतने बड़े हों कि वो चार्टर्ड प्लेन में चलते हों। और आप देखिए कि इस समय यहाँ पर लोग आपको नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बड़ी हैं कि राजपाट परिवार करने वाले परिवार के आसपास से सारे दरबारी चले जाएं, सारे मैनेजर चले जाएं, साउंड सिस्टम वाला भी चला जाए और जो सारे इंतजाम करता था वो भी चला जाए, तो आपकी आवाज़ पहुंचेगी कैसे? तो फिर आपको फिर से शुरुआत करनी होती है। ये शुरुआत है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइन आप कह सकते हैं। आखिरी बात संकेत हुई है कि जो आदित्य ठाकरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे, एक जो अंदर की फूट थी, वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि यहाँ पर जनरेशन यानी कि पीढ़ी का बदलाव हो रहा था। आदित्य ठाकरे के हाथ में कमान आ रही थी और उनके साथ एक नाथ शिंदे जैसे नेता सहज नहीं थे, नहीं हो सकते हैं। आप एक समझा भी जा सकता है कि आप बाल ठाकरे के साथ सहज थे, चलिए उनके बेटे के साथ से थे, लेकिन उनके बेटे के साथ आप सहज हो, उनसे आप आदेश लेने लगे, तो वो एक ऐसी स्थिति हो गई थी। तो वो तमाम लोग अगर उस तरफ चले गए हैं तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे और उनकी बची खुची सेना के पास, जिनको अब एक नाथ शिंदे के लोग चिल्लर सेना बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ छुट्टे बचे हुए हैं, नकदी थोक तो उनके पास चला गया है। तो जो बची हुई सेना है उनके पास एक स्पेस है कि वो नए लोगों को मौका दे सकते हैं, नई शाखाओं, लेकिन स्पेस ले करके आप कैसे अपना वर्चस्व कायम करेंगे ये भी आगे देखना होगा। जैसे कि हम लगातार अपनी कवरेज में ये कहते जा रहे हैं कि दरअसल ये दशहरा रैली जो 2 हो रही हैं ये ट्रेलर है, इसके टीजर भी रिलीज हुए, लेकिन ये खुद दशहरा रैली भी एक ट्रेलर है, क्योंकि यहां लोगों का समर्थन दिखा करके आगे सबसे पहली चुनावी लड़ाई जो लड़ी जाएगी वो होगी बीएमसी की। बीएमसी में कौन सा खेमा शिवसेना का मजबूती से सफल होगा, शिंदे गुट या ठाकरे गुट, वो है असली पिक्चर। और उसके साथ साथ छोटी छोटी वेब सीरीज और भी होंगी, जैसे कि सिंबल कहाँ जाएगा और तमाम चीजें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाम को जब ये रैली होगी तो उसको हम सुनेंगे कि कौन क्या बोलता है और कितनी भीड़ जुटाता है। सोहित मिश्रा ने आपसे थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात की थी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, आइए आपको बातचीत सुनाते हैं। मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे की ओर से भी दशहरा रैली का आयोजन हो रहा है और शिवसेना के ही नाम पर जो ये दशहरा रैली है इसका आयोजन मुंबई के बीकेसी मैदान में हो रहा है। यहाँ पर जो आप देखेंगे जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये शिवसेना का ही झंडा है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, शिवसेना लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो धनुष्य बाण है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है।
और जो लोग हैं वो दोनों ही पार्क, चाहे वो शिवाजी पार्क हो या फिर वो दशहरा के लिए जो बीकेसी मैदान हो, वहाँ पर बड़े पैमाने पर आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी लोग आप देखेंगे तो वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं वो बताओ। हम यवतमाल जिले से हैं। यवतमाल जिले से। आप पूना जिजुरी होके आया। पूना जिजुरी। हम अहमदनगर से, शिरडी से, बुल्ढाना। तो कहने का मतलब यह है कि सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप लोगों को क्यों लगा, देखिए मुंबई में 2 दशहरा रैली हो रही है, एक यहाँ पर बीकेसी मैदान में और एक शिवाजी पार्क पर, आपको क्यों लगा कि यहाँ पर आना चाहिए? हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे और दिघे साहब को प्रथम नमन करते हुए आज जो दसरा मेला हुआ है, उस दसरा मेला में से हम यवतमाल जिले से माननीय मिनिस्टर नामदार संजय वो राठौड़ साहब इनके नेतृत्व में हम सिंधे साहब की विचारधारा, हिंदू एक निष्ठ विचारधारा के विचार सुनने के लिए यहाँ पे हम दसरा मेला के लिए आए हैं। ठीक है, तो हिंदुत्व एक मुद्दा है, बाला साहेब ठाकरे का जो मुद्दा, जिसका बात मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं और शिवाजी पार्क नहीं गए? नहीं सर, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का एक घोष वृद्ध वाक्य था कि जब राष्ट्रवादी और कांग्रेस से हम युति कर लेंगे तब हम इस पक्ष को हम बंद कर देंगे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की वृद्ध वाक्य है। उस विचारधारा के साथ हम उसके पीछे खड़े होते हुए आज यहाँ पे हम दसरा मेला में आए हैं। तो ये इतिहास की बात है और ये बाला साहेब ठाकरे का एक जो भाषण है जिसका इस्तेमाल आपको इस बीकेसी मैदान में होता हुआ नजर आएगा, उसमें बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस या एनसीपी के साथ मुझे जाना पड़े उस दिन मैं शिवसेना की अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये उनके शब्द थे जो उन्होंने मराठी में कहा था और उसका ही जिक्र यहाँ पर हो रहा है। केवल यहाँ नहीं, स्टेज पर भी हमने आपको बताएंगे, वहाँ पर भी लिखा गया है दाहिने तरफ कि मी माझ्या शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही। तो ये जो मुद्दे थे बाला साहेब ठाकरे के, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला दोनों तरफ जारी है, अलग अलग ज़िले से लोग पहुँच रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है, जिस तरह से कहा गया, एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक हैं। तो जो लोग जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ के विधायकों के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। तो विधायक भी अलग अलग जगह से कार्यकर्ताओं को लेते हुए पहुँच रहे हैं। यह पहली बार शिवसेना के 56 साल के इतिहास में हो रहा है कि 2 दशहरा रैली हो रही है, एक रैली शिवाजी पार्क में और एक रैली बीकेसी मैदान में। और बीकेसी मैदान में भी बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो आनी शुरू हो चुकी है। रैली शाम को है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगभग रात को 8 बजे बात करेंगे और उससे पहले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और एक अब वक्त है एक दर्दनाक खबर की और बड़ी विचित्र किस्म की एक घटना हुई है गाजियाबाद में। एक घर में एलईडी टीवी के धमाके से एक लड़के की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दीवार फट गई, छत हिल गई, ये सारी चीजें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि घर की एक दीवार गिर गई। उमेंद्र नाम के लड़के को गहरी चोट लगी जिसे अस्पताल में ले जाया गया है और ये खून के निशान आप उस पूरे कमरे भर में देख रहे हैं। और जब कैमरा घूमेगा तो आप देख सकेंगे कि एक टीवी है जो कि एकदम फट गया है, मतलब उसकी जो पिक्चर, जो पैनल और ट्यूब वगैरह होती है वो सब खुल के बाहर आ गई है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टीवी में, ये देखिए, ये आप टीवी देखिए पूरा खुला हुआ एकदम, मतलब टीवी बम की तरह फटेगा कि लोग मार डाले? क्या ऐसा संभव भी है? और अगर है तो यह बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है। फिर तो हम लोगों के घरों में आसपास हम बमों से घिरे हुए हैं। कहीं मोबाइल फट जा रहा है, कहीं टीवी फट जा रहा है। आइए सुनते हैं मुकेश सिंह सेंगर की एक एक्सपर्ट से बातचीत। गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक घर में एलईडी टीवी में ब्लास्ट हुआ जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। क्या इसमें ब्लास्ट हो सकता है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एलईडी टीवी एक्सपर्ट अनिल धवन जी हैं जो 25 साल से यही काम कर रहे हैं। अनिल जी, क्या इस टीवी में ब्लास्ट हो सकता है और जिससे किसी की मौत हो सकती है? मेरा अपना ख्याल है कि इसमें ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता है। इसमें ऐसा कोई जो है पार्ट नहीं है जो इतना पावरफुल ब्लास्ट हो सके। इसमें ये मदरबोर्ड है एलईडी का और ये इसका पावर सप्लाई है, ये कंडेंसर है। इसमें अगर ओवर वोल्टेज आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ब्लास्ट हो सकते हैं, पर इतना पावरफुल ब्लास्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि कोई संभावना हो ब्लास्ट होने की? इसके अलावा इसमें डिस्प्ले पैनल हो सकता है, लेकिन उसमें भी ब्लास्ट होने का कोई चांस नहीं है। उसके अलावा बैकलाइट होता है। बैकलाइट में भी जो ये बैकलाइट आपको दिखाता हूँ मैं,
ये बैकलाइट है, ये एलईडी बल्ब होते हैं। ये ब्लास्ट होने का इसमें कोई जो है पर्पस नहीं है, कोई चांस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये जल सकते हैं, जल के इसमें आग लग सकती है, लेकिन ब्लास्ट नहीं हो सकता ये। और इसके ऊपर क्या होता है फिर? इसके ऊपर डिस्प्ले पैनल होता है, ये इसकी डिफ्यूजर शीट्स है, ये डिस्प्ले पैनल है, ये ग्लास का होता है, इसमें भी कोई ब्लास्ट नहीं हो सकता है। तो लेकिन जो घटना हुई है उसमें तो एलईडी में ब्लास्ट हुआ ही है, मतलब एक शख्स की मौत हुई है जी। ये संभव कैसे हो सकता है? क्या अगर टीवी किसी अच्छे ब्रांड की नहीं है तो क्या उसमें संभावना है इस बात की? नहीं, ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पावर सप्लाई में कंडेंसर है, वो ब्लास्ट हो सकते हैं। पर जो मौत का बता रहे हैं, मेरे अंदाजे से ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक ऐसा ना सुना है और ना मेरे को पॉसिबल लगता है कि हो सकता है। कोई संभावना नहीं इस तरह की? जी, कोई संभावना नहीं है। तो ये है अनिल धवन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस टीवी में क्या कुछ होता है और क्या इसकी संभावनाएं हैं। ब्लास्ट की संभावना इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर कंडेंसर में छोटा मोटा ब्लास्ट हुआ तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि दीवार टूट जाए, मकान टूट जाए और किसी की मौत हो जाए। लेकिन गाज़ियाबाद में ऐसी घटना हुई है, हालांकि इसकी जांच पुलिस कर रही है। जांच के बाद और चीज़ें साफ हो पाएंगी। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो बातचीत मुकेश ने की, यही सवाल अब पूरे देश भर में हर जगह लोग पूछ रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग टीवी चैनल में काम करते हैं, यहाँ इतने टीवी हैं चारों ओर, मन एकदम धक धक सा करने लगता है कि मतलब ऐसे टीवी फटने लगे तो फिर क्या होगा? हम तो कहीं बच के जा भी नहीं पाएंगे। हर घर में इतने तमाम टीवी होते हैं। वान्या आर्या, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो खबर आई है, इससे एक चर्चा शुरू हो गई है, और चर्चा ये हो गई है कि भाई टीवी इस तरीके से कैसे फट सकता है? ना तो उसमें बैटरी है, ना उसमें कोई ऐसा हाई पावर चीज है जो कि इतनी जोर से दगे कि छत खुल जाए और दीवार टूट जाए। तो ये समझ में कैसे, आप अगर समझा पाए हमको। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड इनफैक्ट इन पास्ट हिस्ट्रीज ऑल्सो आपने ऐसे कोई भी केसेस नहीं सुने होंगे, और इस तरह का ब्लास्ट पॉसिबल नहीं है। नॉट श्योर इट इज बिकॉज ऑफ द कंडेंसर, या फिर आपका कोई हाई वोल्टेज चेक, कोई कैपेसिटर इशू हो सकता है, कोई अर्थिंग इशू हो सकता है, या इस तरह का कोई एरर मैसेज उनको उस टाइम पर टीवी पर आया। और अगर फ्यूचर में भी ऐसा कुछ भी, अगर हम थोड़ा बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर आपको कभी टीवी के डिस्प्ले स्क्रीन पर किसी तरह का कोई एरर मैसेज आता है, आप सबसे पहले उस चीज को स्विच ऑफ कीजिए, उसे अनप्लग कीजिए, आप अपना रिमोट चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की आप पास्ट में भी अगर रिसर्चेस देखें तो ऐसा कोई भी केस कभी नहीं आया, एंड इस तरह का ब्लास्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टीवी। कुछ ऐसा कोई सीआरटी ट्यूब से रिलेटेड में भी कभी इशू हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इस तरह का ब्लास्ट सुना नहीं है। जो भी हुआ है ये बहुत दुखद हुआ, एंड वी आर लाइक वी हैव द कंडोलेंसेस विद द फैमिली। पर आपको वान्या आर्या जी लगता है कि ये इस पर बहुत ही जबरदस्त रिसर्च करनी चाहिए? मेरे ख्याल से वो टीवी का सैंपल भेजा जाए, एक्सपर्ट्स बैठें और ये देखें कि हुआ क्या था। क्योंकि आप समझ सकती हैं कि हर किसी के मन में यही सवाल होगा। हर रूम में टीवी लगा हुआ है, टीवी जैसी चीज जो है उससे आदमी अगर खौफ खाने लगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, प्रैक्टिकली जो चीजें हमारी पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ है, एक ह्यूमन बीइंग का डे ही एक टीवी से स्टार्ट होता है। वी स्टार्ट विद द न्यूज इन द मॉर्निंग और एनी स्पिरिचुअल थिंग। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली इस पर एक एक्सपर्ट्स ऑफ पैनल को बिठाना चाहिए। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि उसमें ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है, तो आप ये बता सकती हैं कि क्या क्या आज के इस युग के टीवी में, भले ही वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो वो पिक्चर पैनल होता है, उसके पीछे एक बोर्ड होता है। हाँ, आपका एक डिस्प्ले पैनल हो गया, आपका बोर्ड हो गया, आपके उसमें सीआरटी हो गया, और आपके उसमें कंडेंसर हो गया। बट एज सच उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जिससे कोई ब्लास्ट हो, और ऐसा कभी सुना भी नहीं है। तो इस पर एक रिसर्च, डेफिनेटली एक रिसर्च करवानी चाहिए। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हमें एक लेसन्स लर्न्ड की तरह लेने चाहिए, ताकि फ्यूचर में ये सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट हो सके। उससे हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। कोई भी चीज होती है, जब भी वो आपके प्रोडक्शन में लाइव जाती है तो उससे पहले बहुत बार उसका जो है डेवलपमेंट और टेस्टिंग होती है, और इस तरह के कभी भी इस तरह के टेस्ट नहीं। और अगर लोकल टीवी हुआ, आप जानती हैं, देखिए आजकल क्या है, लोग सस्ते के चक्कर में एलईडी टीवी, मतलब आप ये सोचिए 2-2 हजार रुपए में मिलने शुरू हो गए हैं। तो आपको लगता है कि सस्ता टीवी में हो सकता है ये दिक्कत आए? बट आप ये बताइए, इवन अगर जैसे लोकल टीवीज भी हैं, आपने ऐसे ब्लास्ट
की कोई न्यूज मतलब सुनी नहीं होगी। नहीं, तो इसीलिए irrespective मैं of अचंभित हूँ, quality- इसीलिए हाँ आपसे जी, बात हाँ कर जी। रहा हूँ। हाँ जी 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 जी, यस संकेत, आई एम टोटली इन लाइन विद यू। तो इस तरह के कोई ऐसा ब्लास्ट का पॉसिबिलिटी तो तब होगा ना जब उसमें कोई ऐसा इस तरह का पार्ट हो, कोई उसकी रिस्क असेसमेंट अलग से इस तरह से कोई जैसे उसका ये जो ऐसा use कंडेंसर नहीं वगैरह आप होता। कह रही हैं, अगर सपोज ज्यादा बिजली आ जाए या कुछ हो, ज्यादा से ज्यादा क्या जैसे होगा कई इस बार कंडेंसर को? बहुत हाई वोल्टेज पर हो सकता है, लेकिन वो ब्लास्ट संकेत इतना वॉलेटाइल या इतना वल्नरेबल नहीं होगा कि वो कि पूरा घर की जिस हिसाब से ये केस हुआ है, तो कई बार ऐसा मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा अचानक क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आग लग जाएगी? ज्यादा से ज्यादा बहुत एक माइनर ब्लास्ट होगा, लेकिन वो इतना हाई ब्लास्ट नहीं होगा कि उसकी जिस हिसाब से ये जो आप पिक्चर्स दिखा रहे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, मतलब इतनी वल्नरेबिलिटी उसमें कहीं भी जो है इस लेवल तक नहीं आएगी। इतना वर्स्ट बहुत लोगों के घर में कई बार ऐसा होता है, अचानक से एकदम से हाई वोल्टेज आ गई तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डेफिनेटली कई बार उसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन इतने वर्स्ट लेवल पे नहीं आते। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इस चीज को लेके हमें बहुत ज्यादा अपने मन में एक डर बिठाना चाहिए, बट डेफिनेटली एक फिजिबिलिटी चेक इस पर जरूर होना चाहिए। अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड पैनल बैठना चाहिए कि ऐसा अगर हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होना आपको चाहिए। लगता है गाजियाबाद पुलिस को ये सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि गाजियाबाद पुलिस एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाए और उनको बिठा करके इस टीवी की जांच हो कि ऐसा क्या था इसमें जो इस तरीके से फट गया, या ये टीवी ही था या कुछ और था? हाँ, उस घर की पूरी अर्थिंग चेक हो, उसका पावर सप्लाई वोल्टेज का चेक हो, उसके जो नियर बाय ट्रांसफॉर्मर्स हैं, मतलब जहां से वो पावर सप्लाई आ रहा है, एक बार उस पर चेक होना चाहिए। और कितने बजे वो ब्लास्ट हुआ उसका कोई अगर टाइम स्टैंपिंग मिल जाए उस टाइप पर, मतलब जो जिस सर्वर से मतलब वो ऑपरेट हो रहा है कि वहां पर उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ, क्या और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी इंपैक्ट हुए, क्या उनके आसपास वाले घर जो सेम मतलब जैसे किसी सेम पोल से कनेक्टेड थे, क्या उनके अप्लायंसेस में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई, क्या टीवी को छोड़कर घर में और भी कोई अप्लायंस में जो है प्रॉब्लम आया। आपको एक बार पूरा इसका जो है ओवरऑल चेक करवाना चाहिए, डेफिनेटली कराना चाहिए। और ये एक लेसन्स लर्न है, इस तरह का केस पहले कभी सुना नहीं, और फ्यूचर में भी इस तरह के केसेस ना आए, तो इसके लिए डेफिनेटली ये सब पावर सप्लाई, उस घर की वायरिंग पूरी चेक होनी चाहिए। बिल्कुल। वान्या आर्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक्सपर्ट होने के नाते आपने ये जो रिएश्योर किया है सब लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बच्चों के हाथ में रिमोट दे देते हैं, बच्चे बैठ करके टीवी देखते हैं, बुजुर्ग टीवी देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, सोचिए देखते देखते टीवी फट के और उसका कांच जो है वो आपके ऊपर आ जाए, ऐसा कभी सुना नहीं। इसी वजह से अचंभित हो जाता है इंसान। वान्या आर्या जी और सब एक्सपर्ट्स का ये कहना है टीवी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इतनी जोर से फट जाए कि दीवार गिर जाए, छत हिल जाए, ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्यों हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही क्यूरियोसिटी जग गई है। जब टीवी में ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर इस तरीके का ब्लास्ट हुआ कैसे?